हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बंसल क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, अपन बात कर रहे हैं मूल अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की, कि भारतीय संविधान में कौन कौन से मूल अधिकार शामिल किए गए हैं, किस मूल अधिकार की क्या विशेषता है, इन सब पे अपन चर्चा कर रहे हैं। एक लेक्चर अपन कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें अपनों ने मौलिक अधिकारों के भाग, उनके आर्टिकल्स और उनकी प्रकृति, इस प्रकार के अपनों ने देख लिए हैं। और अनुच्छेद नंबर 12 और 13 भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या है, मूल अधिकारों का इतिहास, बैकग्राउंड क्या रहा है, उन सब के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। आइए शुरू करते हैं अपने आगे पढ़ना। और आज अपने बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 14, मतलब समानता के अधिकार की, राइट टू इक्वलिटी की आज अपन चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपने लास्ट लेक्चर को अच्छे से उसके प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, प्रॉपर आपने उसे समझा होगा और अपने याद भी किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आपके हित में सबसे ज़्यादा यही एक तथ्य है। ठीक है, चलिए शुरू करें क्लास। देखिए, क्योंकि निरंतर क्लासें लेना और नोट्स बनाना ही किसी के सिलेक्शन का आधार कभी नहीं हो सकता, इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि रिवीजन हमें समय पर करना पड़ेगा। इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, वो अपने बंसल क्लासेस सीकर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लोगो ये है, वहाँ आपको ये मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं मूल अधिकारों में सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे आज समानता के अधिकार की। पहला मूल अधिकार आज अपन पढ़ने जा रहे हैं और पहले मूल अधिकार में अपन पढ़ेंगे समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 तक, अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक अपने शामिल हैं। एक बार पहले इनका चार्ट बनाएंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं, एक बार उनमें देख लेंगे ताकि आपको आगे जब पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद रहेगा। अनुच्छेद नंबर 14 में है, फिर अनुच्छेद नंबर 15 है। अनुच्छेद नंबर 14 की अगर बात करें तो अनुच्छेद नंबर 14 में यह लिखा गया है विधि का शासन है, मतलब विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि का समान संरक्षण। ये तथ्य जो है ये इसमें मेंशन किया गया है। अनुच्छेद नंबर 14 में क्या लिखा गया है? विधि का शासन है, विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है। और विधि के शासन में दो पार्ट माने गए हैं। क्या? यहाँ विधि के शासन के दो अंग माने गए हैं, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दो पॉइंट जो हैं वो माने गए हैं, इसके अंग हैं। बात करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार चार्ट बना रहे हैं अपन ताकि आपको आर्टिकल्स एटलीस्ट याद रहेंगे, तभी तो उनके अंदर का मैटर याद रहेगा। इसलिए मैं यहाँ आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ लिखा गया है कि 5 आधारों पर भेदभाव नहीं, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद नंबर 16 ये कहता है लोक नियोजन के विषय में समानता, मतलब नौकरियों में सभी को समान अवसर मिलेंगे। लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समानता। और अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 17 में तो यहां है अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद नंबर 18 में उपाधियों का अंत है। क्या है? अनुच्छेद नंबर 17 में कहा गया है अस्पृश्यता नहीं होगी, किसी भी रूप में अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी को, ऐसे किसी भी काम को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऐसे किसी भी काम को जायज नहीं ठहराया जाएगा जो कहीं ना कहीं अस्पृश्यता का उदाहरण है। क्या होती है अस्पृश्यता? परिभाषा क्या है इसकी? हालांकि संविधान में नहीं है, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा है अस्पृश्यता के बारे में, उस पर चर्चा करेंगे। और फिर अपन पढ़ेंगे उपाधियों का अंत, एंड ऑफ द टाइटल, अबोलिशन ऑफ द टाइटल्स, उपाधियों का अंत, कि कोई भी टाइटल नहीं होंगे। ना तो यहाँ कोई महाराजा होगा, ना यहाँ कोई राय बहादुर होगा, ना यहाँ कोई नाइटहुड होगा, कोई भी नहीं होगा। इस प्रकार की यहाँ इस्तेमाल करेंगे, क्या इस प्रकार की उपाधियां इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद नंबर 14 से शुरू करते हैं। सबसे पहला कि अनुच्छेद समानता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद शामिल हैं? 1, 2, 3 और 4 और 5, टोटल 5 अनुच्छेद शामिल हैं। लेकिन ध्यान देना 15 और 16 ये दोनों जो हैं ये केवल भारतीय नागरिकों को है। ये किसे है? केवल भारतीय नागरिकों को है। बाकी फिर 14 नंबर
बाकी 14 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर ये विदेशियों को भी है और इंडियंस को भी है, दोनों को मिले जुले हैं, दोनों को ही अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन 15 और 16 अगर कोई विदेशी आकर भारत में इस बात पे कोई एप्लीकेशन लगाता है कि अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है, मेरे साथ सरकार ऐसा कर रही है, अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा अरे नालायक तेरे साथ तो सही हो रहा है, क्योंकि तुझे तो पहले ही कह दिया गया कि तेरे साथ तो है ही नहीं ना, ये सिर्फ है ही इंडियंस के लिए, ये लागू ही इंडियंस पे होते हैं। तो इंडियंस के लिए कहा गया है अनुच्छेद 15 और 16 के बारे में कि केवल भारतीय नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त है। पढ़ना शुरू करते हैं। कुल 5 हैं, यहां लिख भी सकते हैं, टोटल 5 आर्टिकल, टोटल 5 आर्टिकल है, याद रखिएगा। अनुच्छेद नंबर आते हैं अपन, अनुच्छेद नंबर 14, अनुच्छेद नंबर 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 क्या कहता है? देखो जरा, आर्टिकल 14 कहता है, आर्टिकल 14 क्या कहता है? रूल ऑफ लॉ की चर्चा करता है, विधि के शासन की बात करता है। और विधि का शासन जो है ये इसमें 2 पॉइंट को मानता है कि विधि के शासन में मुख्यतः क्या है कि यहां एक तो कानून के लिए सभी समान होंगे, विधि के समक्ष समता की बात करता है, और दूसरा इक्वलिटी बिफोर द लॉ की बात करता है, और दूसरा विधि का समान संरक्षण की बात करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। समान संरक्षण अर्थ क्या है? देखिए जरा, पहली बात तो ये कहता है कि कानून के लिए सभी समान हैं। पहली बात क्या कहता है कि कानून के लिए सभी समान है, ये इसमें किसी व्यक्ति के पास कोई विशेष अधिकार नहीं है। आज जैसे पहले राजा महाराजा होते थे या प्राचीन काल की बात करें तो वहां सजा जाति धर्म इन आधारों पर दी जाती थी, वहां समाज में ब्राह्मणों को ऊंचा स्थान दिया गया था। लेकिन अब यहाँ कोई भी किसी भी व्यक्ति को कोई ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं है। और ये अवधारणा जो हमने ली है, ये हमने कहाँ से ली है? ये हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट की है। ये प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। दूसरा, ये कैसा प्रोविजन है? ये एक नेगेटिव प्रोविजन है, नकारात्मक है। अब आप कहोगे नकारात्मक कैसे है? ये तो अच्छी बात है ना कि किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, तो फिर ये नकारात्मक कैसे हुआ? नकारात्मक इन द सेंस कि ये लोगों की शक्तियों को छीनता है, लोगों के विशेष अधिकारों को छीनता है। इस सेंस में इसे क्या मानते हैं? नकारात्मक माना जाता है। और तीसरा अगर कहें तो ये क्या कहता है कि कानून के लिए या किसी को भी विशेष अधिकार नहीं है, या कानून के समक्ष कोई विशेष नहीं है, कोई भी विशेष नहीं है, कोई भी विशेष नहीं है, कोई भी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं है। ये कहता है, कौन सा आर्टिकल कहता है? ये कहता है अनुच्छेद नंबर 14 का पार्ट ए, जो क्या है? विधि के समक्ष समता। बात करें विधि का समान संरक्षण है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। ये हमने कहां से लिया है? ये हमने अमेरिका से लिया है, यूएसए से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। दूसरा, हमने ये कैसी अवधारणा है? ये सकारात्मक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? ये सकारात्मक अवधारणा है। और बात करें, अमेरिका है, सकारात्मक है, और क्या कहता है कि समान तो होंगे। ये इस बात को पूरा करता है कि पहले वाली लाइन अधूरी है। पहले वाली लाइन अधूरी कैसे है? कि सभी समान है। ठीक है साहब, सभी समान है, ना कोई मंत्री है ना कोई आम आदमी है। मान लीजिए अमित शाह का मन कर गया, अमित शाह साहब का मन कर गया कि 2 चांटे लगाऊं किसी के, अमित शाह जी ने 2 लगाए कान के नीचे खींच के किसी के, ठीक है साहब लगा दिए। उसी प्रकार से आपका मन कर गया कि मैं भी 2 लगा दूं कान के नीचे, तुम आपने भी 2 लगा दिए कान के नीचे। बताओ अमित शाह को सजा कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। यही बात कहता है अनुच्छेद का ये विधि के समक्ष समता, कि चाहे कोई गृह मंत्री हो चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो, भारत में सभी के लिए कानून क्या है? समान है। दोनों ने अगर अपराध सेम किया है तो हम से उनको समानता देंगे। ध्यान देना कि इसमें जो बात मैंने बोली ना अभी, कि अगर अपराध सेम है, अपराध का उद्देश्य सेम है, तो हम सेम ही सजा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेम ट्रीटमेंट दिया जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यह बात इसमें लिखी गई है कि अगर किसी कारणवश या अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो बदली परिस्थितियों में व्यवहार भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। कि अगर किसी ने, यहां पहले लिख लेते हैं इसको, कि समान परिस्थितियां, अगर सिचुएशन सेम है तो व्यवहार भी क्या होगा? समान व्यवहार होगा। क्या होगा? समान व्यवहार होगा। अगर परिस्थितियां असमान हैं तो फिर व्यवहार भी क्या होगा? असमान ही क्या होगा? व्यवहार होगा। तो ये कहता है परिस्थितियां सेम होनी चाहिए। एक उदाहरण देखते हैं जरा, कि एक व्यक्ति है ए, वो कार लेके अपने घर जा रहा है,
लेकिन रात का टाइम था, कोई एक व्यक्ति उसके कार के सामने आ गया और ये इसकी मर्डर हो गया, मतलब इसकी डेथ हो जाती है। एक ऐसा उदाहरण लेते हैं, डेथ हो जाती है। एक व्यक्ति है बी, वो गाड़ी लेके जा रहा है और वो वहां जा रहा है जिसको उसे उड़ाना है, इसने जानबूझकर इसे मार दिया और ये भी, इसकी भी क्या हो गई, डेथ हो गई, डेथ हो गई। अब देखो जरा कि ए ने कहा, ए ने किसी सड़क एक्सीडेंट में ए की गाड़ी से कोई व्यक्ति मर गया, ठीक है साहब, मर गया। बी है जिसने जानबूझकर किसी पे गाड़ी चढ़ाई, वो व्यक्ति भी मर गया। अब देखा जाए तो रिजल्ट दोनों में अपराध तो हुआ है, दोनों में अपराध तो हुआ है और दोनों में ही रिजल्ट मौत आई है, किसी व्यक्ति की मौत हुई है, मतलब 302 लगेगी ही लगेगी। लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए। पहला आर्टिकल के हिसाब से देखें तो दोनों के साथ सेम व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि दोनों ने अपराध क्या किया है, सेम किया है साहब। दोनों के लिए कानून सबके लिए समान लगता है, तो इन दोनों पे ही सजा सेम होगी। लेकिन अब अगर दूसरी लाइन नहीं डाले ना, तो इस व्यक्ति के साथ गलत हुआ कि नहीं हुआ, कि इसने कोई इरादतन नहीं किया। इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान से गलतियां होंगी ही होंगी, ये अपन जीवन भर नहीं टाल सकते। जीवन के हर पड़ाव पे अपन गलती करते हैं, चाहे वो इंसान 60 साल का ही क्यों ना हो, गलती उससे भी हो सकती है। लेकिन यहाँ क्या मतलब रहा कि देखिए, इसके और इसके अपराध में अंतर है, दोनों की परिस्थितियां अलग अलग है। ये रात का समय था, गाड़ी सही थी, लेकिन रात का समय था, नहीं दिखाई दिया, रोड एक्सीडेंट है, ना कोई मर्डर है जानबूझकर, तो इसमें सजा में क्या होगा, अंतर होगा। क्यों अंतर होगा? हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि अगर परिस्थितियां सेम है तो व्यवहार सेम होगा, अगर असमान परिस्थितियां हैं तो व्यवहार भी बदल जाएगा। ये बात कहता है, कौन सा आर्टिकल कहता है? अनुच्छेद नंबर 14। क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 14 ये बात कहता है, ध्यान देना। तो ये एक आर्टिकल, इसका एग्जांपल समझ के आप इसे याद कर सकते हो कि परिस्थितियां सेम होनी चाहिए, तभी कानून सभी को समान मानेगा, अगर नहीं है तो फिर उसको क्या करेगा, अलग अलग। जैसे कि इसका एक और उदाहरण ले सकते हो कि एक तो प्रेग्नेंट लेडी है, एक सामान्य लेडी है, इन दोनों को भी सजा देते समय ध्यान रखा जा सकता है, क्योंकि दोनों की परिस्थितियां क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये इस प्रकार से विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, इसमें रूल ऑफ लॉ की बात की गई है, याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 14। अब इसमें आर्टिकल नंबर 14 में क्या क्या इंक्लूड है, देखिए जरा। नेचुरल जस्टिस, एक बार पेपर में प्रश्न आया था कि नेचुरल जस्टिस निम्न में से किसका भाग है? नोट लगा के लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? प्राकृतिक न्याय और तार्किक भेदभाव। तार्किक भेदभाव अनुच्छेद 14 का हिस्सा है। लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन जो है, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन जो है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आते हैं, के अंतर्गत आते हैं। ध्यान देना कि क्या कहा गया है, नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, कि कोर्ट किसी को भी सजा नहीं सुनाएगा पहले। यदि किसी व्यक्ति से कोई अपराध हुआ भी तो उसे पूरा मौका दिया जाएगा कि आप अपने अपराध की पूरी परिस्थितियों को बयां करो। ये क्या कहलाता है, नेचुरल जस्टिस। अब इसमें ये हो गया कि जैसे मान लो कि गली में दो बच्चों की लड़ाई हो गई, अपने परिवार में से किसी बच्चे की बाहर लड़ाई हो गई, तो अपन ने जाते ही दूसरे बच्चे के दो लगाए कान के नीचे, ये थोड़ी होता है। उसको मौका दो, उससे पूछो भैया क्या बात हुई है, बताओ मुझे शांति से क्या बात हुई है, क्यों लड़ रहे हो, ठीक है ना। तो वो जो तुमने सुनवाई का मौका जो दिया, वो तुमने क्या किया, प्राकृतिक न्याय उस बच्चे को उपलब्ध करवाया, तो ये प्राकृतिक न्याय होता है। ठीक है। तार्किक भेदभाव मतलब कुछ ऐसा जिसमें हम ये कह सकते हैं कि किसी तर्क के आधार पर, कि किसी कारण की वजह से हम लॉजिकल, बिल्कुल सही कारण हो किसी चीज का, उसके आधार पर जब हम किसी के साथ सजा में अंतर करेंगे या किसी के साथ ट्रीटमेंट में अंतर करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, तार्किक भेदभाव कहलाएगा। आगे लिखिए, आगे बढ़ते हैं। ये था अनुच्छेद 14। इसमें एक चीज और नोट लगाएंगे, यहां नोट लगाकर लिखेंगे, अनुच्छेद 14 के अपवाद। ये याद रखिएगा, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर बन रहे हैं, जिस हिसाब से वर्तमान समय में चाहे सेंट्रल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, राजस्थान की बात करें तो आरएएस है, एसआई है, इनमें तो भैया ऐसे पेपर हैं, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड, इनमें ऐसे पेपर बन रहे हैं जो समझ से ही बाहर जा रहे हैं। तो ऐसे पेपर को टैकल करने के लिए आपके पास जितना डेप्थ में नॉलेज हो सकता है, जितना संभव हो उतना आपको होना चाहिए। तो अनुच्छेद 14 के कुछ अपवाद डिसाइड किए गए हैं, जैसे कौन कौन से हैं देखो जरा। एक तो अनुच्छेद नंबर 361 में है। 361 में कहा गया है राज्यपाल व राष्ट्रपति व राज्यपाल, राष्ट्रपति व राज्यपाल के बारे में कहा गया है। राज्यपाल को इससे छूट दी गई है, हालांकि इसमें भी आगे 4 क्लोज दी गई है। 368 एक है, 361 एक है, 361 2 है,
फिर 3 है और फिर 4 है। 3 पहले में कहा गया है कि पदीय कर्तव्यों के लिए पद पर रहते हुए जो काम किए गए हैं उनके लिए राष्ट्रपति राज्यपाल को हम उत्तरदायित्व नहीं मानेंगे। दूसरा, उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं हो सकती, किसी न्यायालय में कोई सजा नहीं सुनाई जा सकती, कोई केस नहीं चल सकता। तीसरा उन्हें कहा जा सकता है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उन्हें सजा नहीं दी जा सकती। चौथे में कहा गया है यहाँ केस नहीं चल सकता, यहाँ सजा नहीं हो सकती, और यहाँ कहा गया है कि उन अपने जो सिविल कार्यवाही जो है वो की जा सकती है, लेकिन सिविल कार्यवाही करने के लिए कम से कम कितने माह का नोटिस दिया जाना चाहिए? 2 माह का नोटिस दिया जाना चाहिए। सिविल कार्यवाही बोले तो जमीन का मामला, तलाक हो गया, उत्तराधिकार हो गया, ऐसे मामले जो हैं, इन मामलों को निपटने के लिए काम हो सकता है, लेकिन उसमें भी आपको कितने माह का नोटिस देना होगा? 2 महीने का। इसके बाद अनुच्छेद 361 ए है जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता है। इस प्रेस की स्वतंत्रता को भी कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं प्रेस को कि ये सही कार्यवाही का प्रकाशन कर सकती है। ठीक है। फिर आगे अनुच्छेद 105 है जिसमें सांसदों के और संसदों के विशेषाधिकार हैं। फिर अनुच्छेद नंबर 194 है जिसमें विधायकों के और विधानमंडल के विशेषाधिकार हैं। फिर अनुच्छेद नंबर 31C है जिसमें प्राथमिकता दी गई है, और एक विदेशी राजनयिक है। एक विदेशी राजनयिकों को भी इसमें शामिल किया गया है कि विदेश के जो राजनयिक बोले तो दूतावास हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं के अधिकारी हैं, जैसे राजदूत है, हाई कमिश्नर या एम्बेसडर है, ये हो गए। और फिर यूएन के अधिकारी हो गए, यूएन के अधिकारी, तो इन्हें भी छूट दी गई है, एक ही ध्यान देना। फिर अनुच्छेद 31C आप पढ़ोगे कि डीपीएसपी पर फंडामेंटल राइट्स को प्राथमिकता। 39B और 39C को अगर लागू करते समय अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो जाए तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमने 25वें संशोधन से जोड़ा था, हालांकि पढ़ लेंगे अपन इसको। 25वें संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया था। 105 में क्या है? 105 में है भैया यहां सांसदों के विशेष अधिकार है। सांसदों के और संसद के विशेष अधिकार है। सांसद व संसदीय समितियों के विशेषाधिकार की चर्चा की गई है। इन्हें जैसे कि इन्हें सांसदों को दीवानी मामले में सेशन जब चल रहा हो तो उस समय गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 40 दिन पहले और 40 दिन बाद में, जो सेशन चल रहा है उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक सांसदों को दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, या गवाही से छूट दी गई है, गवाही के बारे में कहा गया है। और 194 में इसी प्रकार की बात जो है वो विधायक के लिए कही गई है, एमएलए के लिए कही गई है, विधानमंडल इनके विशेषाधिकार हैं। तो ये आर्टिकल है, ये सारे आर्टिकल और कुछ जो अपवाद हैं अनुच्छेद 14 के वो आपके सामने हैं। आगे बढ़ते हैं और क्या है? हो गया वाला अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 पे चलते हैं। कुछ आधारों पर विभेद से प्रतिबंध। क्या कहा गया है? कुछ ऐसे आधार हैं कुछ आधारों पर भेदभाव से प्रतिबंध या भेदभाव निषेध है, प्रोहिबिटेड है डिस्क्रिमिनेशन की। कुछ बेसिस हैं, कुछ ग्राउंड्स हैं जिन पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। क्या क्या ग्राउंड है देख लेते हैं एक बार, देखो जरा। अनुच्छेद नंबर 15(1), फिर एक है अनुच्छेद नंबर 15(2). ये इन ग्राउंड्स की चर्चा करते हैं कि यहां ध्यान देना क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि 5 आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। और यह भेदभाव किसके लिए कहा गया है? सरकार के लिए कहा गया है कि सरकार केवल 5 आधारों पर, केवल शब्द और जोड़िएगा, केवल 5 आधारों पर, केवल शब्द ही ऐसा है जो पूरी लाइन का मतलब ही चेंज कर देता है। केवल 5 आधारों पर भेदभाव के मना किया गया है कि 5 आधार जो होंगे, इन 5 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। यहां सरकार को कहा गया है, 15(1) सरकार की बात करता है कि सरकार भेदभाव नहीं करेगी। 5 आधार कौन से होंगे देखो जरा। धर्म, जाति, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्मस्थान,
देखिए जरा, धर्म, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इस सरकार के लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। अपन ने प्रस्तावना में पढ़ा भी था कि धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता जो है वो अपने संविधान का एक पार्ट है, तो इसके लिए हमारे सरकार के लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता। जाति, आप किस जन समुदाय से आते हैं, अनुसूचित जाति से हैं, सामान्य जाति से हैं, किससे हैं, कोई मैटर नहीं करता सरकार के लिए, बस आप एक इंसान हैं और भारत के नागरिक हैं। ये एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। लिंग, महिला है, पुरुष है, आप इसके लिए भी कोई सरकार व्यवस्था बना के रखी है सरकार ने, सबको इक्वल ट्रीट किया गया है। मूल वंश बोले तो इंग्लिश में कहेंगे रेस, रेस कहे तो इसमें होगा कि आप गोरे हैं, काले हैं, इसका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो गोरे काले का भेद न कोई, ये इसमें जो लाइन है इसका मतलब क्या होता है, मूल वंश की नस्ल के आधार पर हम किसी व्यक्ति के साथ उसकी नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, तो वो क्या होता है, वो मूल वंश हो जाता है। फिर है इसमें जन्म स्थान, गांव में जन्मे हो, शहर में जन्मे हो, मुंबई में, दिल्ली में या किसी छोटे से टाउन में, इट डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। सरकार इन 5 आधारों पर आपके साथ कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। आगे इसमें कहा गया है व्यक्ति, व्यक्ति इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। कोई व्यक्ति इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। व्यक्ति को भी रोका गया है, भेदभाव नहीं करेगा। और व्यक्ति को रोका गया है और कहा गया है कि किसी को भी, इसमें ध्यान देना, 15(2)(a) कहता है कि किसी भी व्यक्ति को दुकानों, इन आधारों पर, ध्यान देना, इन आधारों पर, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल तथा मनोरंजन के स्थान, मनोरंजन स्थानों पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, नहीं रोका जाएगा, ये कहा गया है। मनोरंजन स्थान का बोले तो कि जैसे कोई सर्कस चल रही है, सर्कस क्या है, मनोरंजन का स्थल है, सर्कस में जा सकते हो आप। और क्या होगा इसका उदाहरण, और इसका उदाहरण हो सकता है कि सिनेमा घर है, वो क्या है, वो मनोरंजन स्थल है। तो इन आधारों पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति के साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो चीज पब्लिक के लिए बनी है, सिंपल एक फंडा बनाओ कि जो चीज पब्लिक के लिए बनी है वहां कोई भी इन 5 आधारों पर नहीं रोक पाएगा। अभी एक विवाद भी आया था बेंगलुरु के एक मॉल में, बेंगलुरु के एक मॉल में एक व्यक्ति अपने पिता को लेकर जाता है, और जब उसके पिता ने सामान्य कपड़े पहन रखे होते हैं, धोती कुर्ता पहन रखा होता है, तो गार्ड उसे रोक देता है कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, आप अंदर नहीं जा सकते। तो इस आधार पर कि आप गांव से आए हो, आप ये अंदर नहीं जाओगे, इस बात पे काफ़ी बवाल हुआ था, सोशल मीडिया पे काफ़ी बवाल इस पे चला था। बाद में उस व्यक्ति ने वीडियो बनाकर ये पूरा इंसिडेंट दिखाया था कि देखिए कैसे रोका गया है मुझे और किस आधार पर मुझसे भेदभाव किया जा रहा है। तो ये काफ़ी विवाद का विषय रहा था। तो ये विवाद वही था। बाद में मॉल के मालिकों ने और उनके मैनेजर्स ने आके माफ़ी मांगी थी कि ये गलती हमारे गार्ड से हो गई है साहब, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो वो क्यों मांगी थी, क्योंकि 15(2) में कह रखा है कि कोई भी व्यक्ति इससे भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 15(2)(b) इसकी चर्चा करता है क्या, कि कुओं, तालाब, कुएं हैं, तालाब हैं, सड़क है, सार्वजनिक सम्मेलन के स्थान हैं, स्थान के उपयोग पर भेद नहीं, कि कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ, कोई मान लीजिए कुआं है तो वहां कह दिया जाए कि इस कुएं पर विशेष जाति समुदाय के लोग पानी नहीं भरेंगे, ये संभव नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं एक बार यहाँ, क्या कि यहाँ चीज जो है वो किसके लिए होनी चाहिए, वो सार्वजनिक उपयोग के लिए होनी चाहिए, सभी लोगों के लिए होनी चाहिए। अब तब भेदभाव नहीं होगा, अदरवाइज भेदभाव हो सकता है। अब एक बात बताओ, एक जैसे कोई मान लीजिए एक काफी रिच फैमिली है, उसका एक फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस पे पार्टी चल रही है, 3 कपल वहां बढ़िया एकदम पार्टी वार्टी कर रहे हैं। अब आप जाते हो और आप भी कहते हो कि नहीं भैया मैं भी फार्म हाउस में नहाऊंगा, मैं भी पूल में नहाऊंगा, मुझे भी अनुमति दी जाए। क्यों दी जाए भैया, वो अगले का निजी है, अगले ने खर्च किया है, पैसा बनाया है, वो सार्वजनिक उपयोग नहीं है। वहां अगर आपको प्रवेश नहीं दिया जा रहा तो वहां आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं है,
उल्लंघन कहाँ है? गांव का एक कुआं है, गांव का एक तालाब है और वहां किसी जाति विशेष को आने नहीं दिया जा रहा, किसी लिंग विशेष को आने नहीं दिया जा रहा, तो वो वहां क्या है? वो भेदभाव है। तो ऐसे भेदभाव को रोका गया है। क्लियर हुआ कि सड़क है, इस सड़क पे तो सिर्फ और सिर्फ जो टैक्स भरते हैं वही चलेंगे, इस सड़क पे सिर्फ पुरुष ही चलेंगे, महिलाओं को इसकी अनुमति नहीं है, तो ये गलत है, ये भेदभाव इसके अंदर आएगा और ये आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो जाएगा। तो फिर आपके लिए अनुच्छेद 32 के तहत आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा ढंग से। तो वो आपको याद रखना है कि यहाँ सरकारी बात हो रही है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए जो चीजें हैं उनके लिए बात हो रही है। ठीक है, जैसे पार्क है, पार्क में भी क्या होगा? कोई किसी व्यक्ति को, सरकार ने जो पार्क बना रखा है नहीं, उसमें अनुमति नहीं है, उसमें ऐसा भेदभाव नहीं है, अनुमति होगी सबको होगी। लेकिन एक व्यक्ति ने अपने घर के बाहर पार्क बना रखा है और अपनी निजी लैंड पर पार्क बना रखा है, तो अगला भेदभाव कर सकता है, अगला बोर्ड लगाएगा भाई साहब अलाउ नहीं है, नहीं आना आपको, तो वो भेदभाव कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15(2) हो गया। अब देखिए, अब ये तो थी आर्टिकल 15। अब 15(2) के बाद इसके अपवाद कहाँ है? अगर मैं कहूं अनुच्छेद 15 के अपवाद कहाँ हैं, तो देखिए जरा, ये अपवाद कहाँ है? 15 के अपवाद 15 में ही लिखे हैं। 15(3) में इसका अपवाद है, 15(4) में इसका अपवाद है, 15(5) में और 15(6) में इसका अपवाद है, 15(6) में भी अपवाद है। तो ये अनुच्छेद 15 के आगे वाले जो हैं वो 15(1) और 2 के अपवाद हैं। अब अपवाद क्यों होते हैं? क्योंकि भैया हमारा उद्देश्य है सभी में इक्वलिटी लाना। अगर कुछ लोग अच्छा खासा ठीक ठाक स्थिति में हैं तो हम कोशिश करेंगे कि वो समान बने रहें, और जो लोग अभी पिछड़े हुए हैं उन्हें हम ऊपर उठाकर लाएंगे ताकि सभी में क्या आ जाए? बराबरी आ जाए। क्लियर हुआ? तो ये इसलिए ये अपवाद शामिल किए गए हैं। क्या क्या अपवाद हैं पढ़ते हैं जरा, आइए देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 15(3) राज्य द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं कि सरकार को लगे कि महिलाओं को और बच्चों को जरूरत है अभी उनके विकास के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अभी इन लोगों को जरूरत है, तो सरकार जो चाहे वो इनके लिए कानून बना सकती है। इस आधार पर कोई व्यक्ति उसकी आलोचना नहीं करेगा कि ये उल्लंघन हो गया। जैसे महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं के लिए आरक्षण हो गया। अभी आरक्षण से संबंधित नारी वंदन अधिनियम जो आया है, नारी वंदन अधिनियम जो आया है उसमें आरक्षण आ गया। आरक्षण किस में हो गया? स्थानीय निकायों में आरक्षण दे दिया गया महिलाओं को। स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। लोकल बॉडीज में, पंचायत चुनाव में, नगरपालिका के चुनाव में, इनमें आरक्षण दिया गया है, तो वो भी संभव है इसके अंदर। क्लियर है? और आगे अगर इधर बात करें बच्चों के लिए उदाहरण क्या है? बच्चों के लिए उदाहरण है अपना, बच्चों के लिए अपना उदाहरण है क्या? राइट टू एजुकेशन आरटीई 2009 का जो है, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू होता है, ये कहा गया है बच्चों के लिए। और क्या है? ये अपने आंगनबाड़ी की व्यवस्था की गई है बच्चों के लिए कि ये आंगनबाड़ी बनी है भैया, बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाएगा, आंगनबाड़ी है। तो ये क्या है? ये भी बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है, किए गए हैं। तो सरकार को इसके लिए रोका नहीं जा सकता कि इनके लिए विशेष प्रयास नहीं किए जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 15(4) आते हैं, अनुच्छेद 15(4) पर। पंद्रह चार क्या कहता है? सामाजिक रूप से पिछड़े, क्या कहा गया है? सामाजिक रूप से पिछड़े, पिछड़े अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, इन तीनों के लिए, पिछड़े वर्गों हेतु विशेष प्रावधान।
विशेष प्रावधान। देखिए जरा, मैंने आपको क्या कहा था कि 15(2) के बाद जितने भी आर्टिकल हैं वो 15 नंबर के अपवाद हैं। आप देखिए, प्रूव करता हूं कैसे अपवाद है। यहां हमने कहा कि हम लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। हमने अगले ही आर्टिकल में 3 में कह दिया कि महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान। तो अरे भैया, पुरुषों को नहीं दे रहे हो कुछ विशेष प्रावधान, महिलाओं को दे रहे हो, तो क्या ये उनके साथ भेदभाव नहीं है क्या? बिल्कुल भेदभाव है। तो ये लेकिन हो गया ना। लेकिन ये भेदभाव कैसा है? ये महिलाओं के लिए जो भेदभाव किया गया है ये सकारात्मक भेदभाव है। कैसा भेदभाव है? ये पॉजिटिव है, मतलब उनकी इसमें पुरुषों का कोई नुकसान नहीं है। सकारात्मक भेदभाव क्या होता है? किसी वर्ग का नुकसान नहीं हो और दूसरे वर्ग को उत्थान का मौका मिले, दूसरे वर्ग को ऊपर उठने का मौका मिले, तो वो कैसा भेदभाव कहलाता है? वो सकारात्मक भेदभाव कहलाता है। तो यहाँ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, सुरक्षात्मक कह सकते हैं, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं। सकारात्मक ये भेदभाव है, ये किया जा सकता है। उसी प्रकार से 15(4) में देखिए क्या कहा गया। पहले देखिए कि हमने जाति के लिए कहा कि नहीं भैया, जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। ये क्या होता है? जातिवादी कुछ नहीं होती जाति, भेदभाव नहीं करना। बाद में संविधान बनाने वालों को पता आया, अरे भैया यहाँ तो पुराने समय से, प्राचीन काल से खूब सारा भेदभाव होता आया है और कुछ जनजातियां ऐसी हैं जिनको इतना दबाया गया कि हमें उन जनजातियों को उठने का मौका ही नहीं दिया गया और उनकी स्थिति आज बड़ी खराब है। फिर संविधान निर्माताओं को याद आया कि अरे हमने तो जाति व्यवस्था में तो ये डाल रखा है। फिर उन्होंने कहा अरे आगे संविधान बनाने वालों में, हालांकि 15(4) जो है संविधान बनाने वालों का नहीं है, लेकिन कोर्ट ने बाद में इसे डिफाइन किया कि नहीं भैया, कुछ जनजातियां हैं, कुछ जातियां हैं जिनके लिए हमें जरूरी है चीजें। आगे देखें, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग है, अगर इनकी स्थिति कमजोर है, इनको ऊपर उठाने के लिए, इन वर्गों के उत्थान के लिए ये प्रावधान किए जा सकते हैं। उत्थान के लिए, इनको ऊपर बढ़ाने के लिए, इनको ऊंचा उठाने के लिए। अब एक मामला समझते हैं। एक केस होता है, होता क्या है देखो जरा, नोट लगाएंगे। 15(4) प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्या है प्रथम संविधान संशोधन का मामला? क्या है देखो जरा, यह संशोधन किया गया था चंपकम दोराई राजन, चंपकम दोराई राजन वाद के निर्णय को अप्रभावी करने के लिए, कि चंपकम दोराई राजन केस जो है उसके डिसीजन को पलटना चाहा था सरकार ने, संसद ने, तो पलट दिया था। कैसे? मामला क्या है? चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य। चंपकम दोराई राजन जो थी वो मद्रास राज्य की एक छात्रा हुआ करती थी, मद्रास राज्य की। अब इनके परसेंटेज तो काफी अच्छे थे, जबकि और लोगों के, और स्टूडेंट के परसेंटेज इनकी तुलना में कम थे। इन्होंने मेडिकल यानी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन लगाई, तो इनको एडमिशन नहीं मिला। चंपकम दोराई राजन जो कि मद्रास की थी, इन्हें एडमिशन नहीं मिला। जब इन्होंने लिस्ट देखी तो उसमें देखा कि मुझसे कम प्राप्त नंबर हैं, फिर भी उन लोगों को एडमिशन मिला है और वो जाति के आधार पर मिला है। और मद्रास सरकार ने ऐसा आदेश जारी किया था कि जाति के आधार पर आरक्षण हम देंगे। लेकिन ये तो जब जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया तो अनुच्छेद नंबर 15 का क्या है? उल्लंघन है। चंपकम दोराई राजन ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 का यूज करते हुए एक एप्लीकेशन डाली कि सर देखिए, मेरे साथ गलत हो रहा है, संविधान तो कह रहा है कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं है, ये मद्रास के मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज वाले जो हैं ये भेदभाव कर रहे हैं हमारे साथ, प्लीज प्रोटेक्ट करो मेरे मूल अधिकारों को, जिम्मेदारी है आपकी, सुप्रीम कोर्ट गारंटर है मूल अधिकारों का। हमने कहा साहब प्रोटेक्ट करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं साहब, मैं देखता हूं मामला क्या है। जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला देखा, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है, कि जो मेडिकल और अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया है, ये उल्लंघन है अनुच्छेद नंबर 15 का। तो फिर क्या किया जाए? तो इस मद्रास सरकार के आदेश को रद्द करो और चंपकम दोराई राजन सही है, जो कि एक ब्राह्मण महिला थी, ब्राह्मण छात्रा थी, इसके प्रवेश को इन्होंने कहा कि इसको प्रवेश दिया जाए। इस बात पे संसद ने एक संशोधन किया संविधान में, और वो पहला संविधान संशोधन था जो 1951 में किया गया। और जोड़ा गया क्या? अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया, ताकि मद्रास के निर्णय को सही ठहराया जा सके, मद्रास में जो सरकार का आदेश था उस आदेश को सही ठहराया जा सके। और लिखा कि अगर सरकार को लगता है कि किसी विशेष वर्ग में, जो कि पिछड़ा वर्ग है, और अपने कोई विशेष पिछड़ा वर्ग है और या कोई अनुसूचित जाति जनजाति है, उन्हें हम ऊपर उठाने के लिए आरक्षण दे सकते हैं। तो ये अनुच्छेद ये जोड़ा गया 15(4). ध्यान देना, यहाँ सामाजिक के अलावा यहाँ आर्थिक भी है, अपने शैक्षिक भी है। सामाजिक व शैक्षिक है, दो शब्द का इस्तेमाल हुआ है संविधान में, सामाजिक व शैक्षिक रूप से।
दो है यहाँ पे ना, याद रखिएगा। एक और बात आपको बता दूं कि इन आर्टिकल्स में जो शब्द हैं मैंने जानबूझ के उन शब्दों का उपयोग किया है जो बिल्कुल संविधान के शब्द हैं। यहाँ जो भी मैंने शब्द लिखे हैं, दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, कुआं, तालाब, सड़क, सार्वजनिक सम्मेलन के स्थान, ये सब संविधान में मेंशन किए गए हैं। जब आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो वहाँ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। कारण क्या है? कारण है कि आजकल पेपर में जो प्रश्न बन रहे हैं उनमें ये सवाल पूछा जाएगा, निम्न में से किस शब्द का उपयोग संविधान में नहीं है। अपन आगे पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, अपने डीपीएस भी पढ़ेंगे, वहां आपको ऐसे एग्जांपल भी दूंगा कि कौन सा प्रश्न पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। प्रस्तावना में से मैंने बताया भी था कि इस प्रकार के प्रश्न सीधे सीधे पूछे गए थे। तो शब्दों से भी अगर प्रश्न आएगा वो भी आपको आना चाहिए। अच्छा, एक और चीज यहाँ बता देता हूँ लगे हाथ, कि यहाँ 5 आधारों पर भेदभाव, सिर्फ 5 आधारों पर ही भेदभाव नहीं हो सकता, आगे हो सकता है अन्य आधारों पर, जैसे भाषा के आधार पे भेदभाव किया जा सकता है। विशेष रूप से ध्यान रखना, भाषा के आधार पे भेदभाव हो सकता है। ठीक है, जैसे अब किसी संवैधानिक भाषा जो है, संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा जो है, 22 भाषाएं जो दी गई हैं 8वीं अनुसूची में, उस अनुसूची की भाषा की शर्त लागू की जा सकती है। जैसे पंजाब है, पंजाब में अगर आपको एडमिशन लेना है, पंजाब में किसी का कोई पेपर देना है, तो उसमें शर्त लगा रखी है उन्होंने कि हमारे यहाँ अगर लेना है आपको एडमिशन तो आपको ये भाषा आनी चाहिए। तो इस प्रकार की शर्तें लागू की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, 4 हो गया। ये मामला चंपकम दोराई राजन वाला आपके सामने है, चंपकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये वाला मामला है। इस केस के कारण 15/4 को पहले संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद नंबर 15(5), ये किसकी बात करता है? अनुच्छेद नंबर 15(5) ये बात करता है शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण की। शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान। क्या कहा गया है कि शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण दिया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यह आरक्षण किन्हें मिलेगा? ये आरक्षण किन्हें मिलेगा अगर मैं इसकी बात करूं तो वही पीछे वाले सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST जनजाति, इनके लिए ये प्रावधान किया गया है कि इन लोगों को भी, इन लोगों को आरक्षण की बात की गई है कि आप अगर लगता है कि इन्हें, ये वर्ग हैं, इनका शिक्षा इस वर्ग तक नहीं पहुंच पाई है, शिक्षा का प्रसार इतना नहीं हुआ है, या इन लोगों में वो मेरिट क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। शुरुआती दौर था जब ये हुआ भी था, जब भारत में शुरुआती दौर था, संविधान जब लागू हुआ था, तो शुरुआती दौर में हमें ऐसी समस्याएं देखने को मिली थी कि इनमें शिक्षा का स्तर बेहद कम था। हालांकि वर्तमान में अच्छा खासा स्तर है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये प्रावधान जोड़ा गया बाद में ना। तो ये ध्यान रखना कि शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण की बात की गई है, और इस प्रावधान को जोड़ा गया था, 15(5) को जोड़ा गया था 93वें संशोधन से, जोड़ा गया था 93rd संशोधन 2005। और इसे लागू करने के लिए, इसे लागू किया गया था, एक अधिनियम लाई गई थी सरकार द्वारा, संसद द्वारा एक अधिनियम लाया गया था, केंद्रीय शिक्षण संस्थान प्रवेश में आरक्षण। प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006, ये अधिनियम सरकार लेकर आई थी, संसद लेकर आई थी, संसद ने पारित हुआ था। इस वजह से ये जो आरक्षण दिया गया था, इसमें है क्या इस अधिनियम में कि जितने भी भारत सरकार की यूनिवर्सिटीज़ हैं, भारत सरकार के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, IIM है, IIMs है, अपने जो कहें कि IIT है, इन सब में अगर आरक्षण देना हो तो आरक्षण दिया जा सकता है, सरकार उसकी व्यवस्था करती है। वो आरक्षण के जो मानदंड सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए हैं उनके आधारों पर आरक्षण मिलता है। जैसे OBC को 27% है, और अपने जो SC है उन्हें 15% है, ST है उन्हें 7.5% है, और जनरल वाले हैं उनको 50.5% है। इस प्रकार के आरक्षण की जो सीमा निर्धारित की गई है उसके अंतर्गत आपको आरक्षण दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं 15(5), 15(6) पे चलते हैं।
इसके बाद है अनुच्छेद नंबर 15(6). 15(6) क्या कहता है? ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण, ये कमजोर वर्ग में कौन सा वर्ग है? सामान्य वर्ग के लिए है, स्वर्ण जातियों के लिए है, जिन्हें स्वर्ण जातियां कहा जाता है। तथाकथित स्वर्ण जातियां जो है सामान्य वर्ग के लिए है। अगर शॉर्ट रूप में कहें तो इसको कहेंगे ईडब्ल्यूएस। क्या कहेंगे? ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। इनको 103वें संशोधन द्वारा 103वें संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया। तो ये था अपना आर्टिकल 15 कि इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जनरल कैटेगरी, और अगर मैं क्लियर करूं तो इसे जी जनरल कैटेगरी में आने वाले वे लोग जो सामाजिक स्थिति से तो ऊपर हैं। अब एक बात बताइए मेरे को कि मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है, वो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसकी महीने की सैलरी है वो 10,000 रुपये है, 10-12,000 रुपये, 8,000 रुपये, इस प्रकार से एक व्यक्ति सैलरी कमाता है। तो क्या उसके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए क्या? पिछड़ा तो वो भी तो हुआ है आर्थिक रूप से। समाज में ऊंची स्थिति होने से क्या होता है? जब आपकी जेब में पैसा ही नहीं होगा, तो पैसा तो पहली शर्त है ना, क्योंकि पैसा होगा तभी तो अपनी जरूरतें पूरी करोगे, तभी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखोगे, तभी बच्चों को शिक्षा अच्छी मिलेगी, खुद शिक्षा अच्छी ले पाओगे, खुद काम अच्छे कर पाओगे। तो इस वजह से कहा गया कि अरे सामाजिक शिक्षा, सामाजिक रूप से स्थिति मजबूत होने से जीवन आसान नहीं होता, जीवन आसान होता है पैसा होने से। तो उसके अवसर तो दिए जाएं उन लोगों को भी। तो कहा गया कि हम इस ऊंची जातियों के चक्कर में, हम अपने सामाजिक प्रतिष्ठा के चक्कर में इन्हें आर्थिक रूप से कमजोर नहीं बना सकते किसी वर्ग को। इसलिए कहा गया जो वर्ग कमजोर हैं, वो चाहे किसी भी जाति के हों, वो चाहे सामान्य वर्ग के ही क्यों ना हो, हम उन्हें भी क्या देंगे? 10% आरक्षण देंगे। और ये कहा गया 103वें संशोधन 2019 में। और सच में ये मुझे लगता है कि मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा, जो मेरे आसपास एनवायरमेंट में मैंने देखा कि कई परिवारों को इसका लाभ हुआ है। ऐसे कई परिवारों को जानता हूं मैं जिन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा तो जिनकी अच्छी है, ठीक है, स्वर्ण जातियां हैं, सामान्य जाति है, कास्ट ऐसी है, ठीक है, भेदभाव नहीं है उनके साथ, जाति आधारित भेदभाव नहीं है, लेकिन आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। 2-3 बच्चे तो ईडब्ल्यूएस के आधार पर नौकरी लगे हैं। मैं जानता हूं उन बच्चों को, जो 2-3 बच्चे नौकरी लगे हैं, उनका तो जीवन बदला ना इस आरक्षण से, और वो जायज भी है, वो डिजर्व भी करते हैं वो बच्चे आरक्षण। तो इस वजह से कहने का मतलब क्या है कि ये ईडब्ल्यूएस जनरल जातियों को दिया गया क्या है? आरक्षण है। आगे बढ़ते हैं, एक बार रिपीट करवा दूं क्या क्या पढ़ा अपन ने? आर्टिकल 15 थोड़ा सा पेचीदा मामला है, इस वजह से यहाँ मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। देखिए जरा मेरे साथ बोलेंगे, पन्ना पलटिए अपने, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो पन्ने पलटिए और देखिए साथ साथ में क्या लिखा। सबसे पहले हमने 15 में कहा कि कुछ आधारों पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। फिर 15(1) में कहा कि वो आधार कौन से होंगे? वो 5 आधार होंगे जिन पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। कौन कौन से? धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्मस्थान। फिर 15(2) में हमने कहा कि भैया किसी व्यक्ति द्वारा इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और किसी भी व्यक्ति को दुकानों में, होटल में, भोजनालयों में, मनोरंजन स्थलों में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। किसी व्यक्ति को, और अगर कहें तो किसी व्यक्ति को कुएं, तालाब, सड़क, स्नानघर, सार्वजनिक सम्मेलन के स्थान जो हैं, उन स्थानों के उपयोग से नहीं रोका जाएगा। ये हमने कहा 15(2) में कहा। फिर 15(3) में क्या कहा? 15(3) में कहा महिलाएं और अब बच्चे, अगर लगे सरकार को कि इनकी स्थिति कमजोर है, इनके लिए विशेष प्रावधान कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भेदभाव किया जा सकता है। यहां से अपवाद शुरू हो गए, अपवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15(4) में कहा गया कि सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग जो हैं, अनुसूचित जातियां जो हैं, जनजातियां जो हैं, उनके लिए अगर सरकार विशेष प्रावधान करती है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अनुच्छेद 15(5) में कहा गया है कि जो भी इन ऊपर लिखे वर्गों को शिक्षण संस्थाओं में क्या मिल सकता है? आरक्षण दिया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर कहा गया है 15(6) में कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो लोग हैं, इन्हें भी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जा सकता है। अच्छा, एक चीज का ध्यान देना, यहाँ ये अपने शिक्षण संस्थाओं की चर्चा करता है। ये जो चर्चा करता है, ये किसकी चर्चा करता है? कि शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात करता है। शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की चर्चा की गई है।
आरक्षण की चर्चा। ये शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस को। मतलब सिंपल लिखा गया है कि आर्थिक वर्ग, जो आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रावधान लिखे गए हैं और उसी विशेष प्रावधान के अंतर्गत 10% आरक्षण शिक्षण संस्थाओं में दिया गया है। अगले आर्टिकल में नौकरियों में आरक्षण दिया गया है 16(6) में। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अनुच्छेद 16 पे। 15 और 16 ही सबसे पेचीदा आर्टिकलों में शामिल होते हैं, तो इन आर्टिकल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। क्या कहा गया है? लोक नियोजन, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अवसर की समानता, लोक नियोजन बोले तो सरकारी नौकरियां, इंग्लिश में कहेंगे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इक्वलिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इन द सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सरकारी नौकरियां, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में सभी लोगों को क्या होगी? इक्वलिटी होगी। सरकारी नौकरियों की चर्चा की गई है। आगे पढ़ते हैं, अनुच्छेद नंबर 16(1). 16(1) क्या कहता है? 16(1) कहता है क्या? कि सभी को समान अवसर, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो हम वैकेंसी निकालेंगे, हम उसमें फॉर्म बनाएंगे, जिस व्यक्ति को नौकरी लगना है फॉर्म लगाओ, हमारे लिए कोई मैटर नहीं है। जो व्यक्ति मेरिट में आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, और जो नहीं होएगा उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ, एक और इसमें जो इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कह देता हूँ कि जो जिस बच्चे ने फॉर्म लगाया, प्रॉपर नोट्स बनाए, प्रॉपर रिवीजन किया, प्रॉपर टेस्ट दिया, टेस्ट का मूल्यांकन किया, उसके बाद अपनी कमियां देखकर फिर उसमें सुधार किया, उसी बच्चे को नौकरी मिलेगी, अदरवाइज नौकरी मिलने वाली नहीं है। ये एक विशेष रूप से याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी को समान अवसर। 16(2) कहता है, क्या कहता है 16(2)? कि 7 आधारों पर, राज्य 7 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। क्या कहा गया है? राज्य 7 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा। 7 आधार कौन कौन से हैं? देखो जरा, 5 तो आर्टिकल 15 वाले हैं, 5 तो आपको याद होंगे। कौन कौन से हैं? बोलिए जरा मेरे साथ एक बार, बोलिए, रिवाइज कीजिए। 5 कौन कौन से हैं? धर्म, लिंग, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्मस्थान। ये 5 आधार तो ये वाले हैं। एक आधार है इसमें निवास का, और एक आधार है इसमें उद्भव का, ओरिजिन का। निवास, निवास के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा राज्य कि हम जो नौकरियां निकालेंगे उनमें निवास की शर्त लगा देंगे, ऐसा हम नहीं करेंगे। उद्भव बोले तो कि इस आधार पे किसी बच्चे को नौकरी लगने से नहीं रोका जाएगा कि उसका पालन पोषण कैसे हुआ, उसका विकास, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। इस बच्चे पर इस बात से कोई लेना देना नहीं है। अगर व्यक्ति ने पेपर क्रैक कर दिया तो फिर उसे नौकरी दी ही जाएगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। या फिर फॉर्म में ऐसी शर्त नहीं लगाओगे कि जो अच्छे तरीके से पले बड़े हैं उन्हें ही नौकरी के फॉर्म लगाने की अनुमति है, ऐसा सरकार नहीं करेगी, ऐसा भेदभाव नहीं कर सकती। 5(2)(7). अब देखिए, अब इसके अपवाद क्या हैं, मैं यहाँ एक लाइन खींच देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि अब इसके बाद जो लिखे हैं वो क्या है, वो अपवाद है। 16(3) में कहा गया है कि निवास की प्राथमिकता को लागू किया जा सकता है। क्या कहा गया है? देखो जरा, निवास की प्राथमिकता को लागू किया जा सकता है। किया जा सकता है। निवास की प्राथमिकता का मतलब क्या हुआ? देखो, सबसे पहले निवास वाला मामला क्या है कि सरकार, जब मान लीजिए सरकार ने वैकेंसी निकाली 100 और सरकार ने निवास की कोई शर्त नहीं निकाली, कोई शर्त नहीं है, ये वैकेंसी तो निकली है कहाँ? राजस्थान में, और निवास की कोई शर्त नहीं है, इसे कोई भी व्यक्ति फिल कर दो, चाहे 100 के 100 सेलेक्ट हो सकते हैं, पंजाब के लोग भी सिलेक्ट हो सकते हैं, तो वहां निवास की कोई शर्त नहीं है। तो सरकार, राजस्थान सरकार ने 100 वैकेंसी निकाली, पहली बात, वहां सरकार ने कोई शर्त नहीं रखी कि राजस्थान के निवासी ही इसे भर सकते हैं, ऐसा कोई शर्त नहीं रखी। या कह दिया कि 90% लोग जो फॉर्म लगाएंगे वो राजस्थान के होने चाहिए, बाहर के लोगों के लिए 10% सीटें ही आरक्षित हैं। तो इस प्रकार की कोई शर्त वहां नहीं लगी हुई। तो यहाँ 100 के 100 में पंजाब के व्यक्ति भी क्या हो सकते हैं? सिलेक्ट हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब किसी राज्य को लगता है
कि अपने यहाँ पे जितनी नौकरियां हैं वो बाहर के राज्यों के लोग आते हैं और वो ले जाते हैं सारी नौकरियां, और अपने अपने एरिया के जो लोग हैं, जो अपने राज्य के लोग जो हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल पा रही है। तो फिर क्या हो सकता है? तो उस राज्य के लिए निवास की शर्त लगाई जा सकती है। अब देखिए, पहले कोई रोक नहीं था, पंजाब के 100 लोग आए, पंजाब के ही सिलेक्ट हो गए, राजस्थान वालों से पेपर क्रैक नहीं हुआ, वो अलग बात थी, तो पंजाब के सिलेक्ट हो गए। अब राजस्थान कहेगा, राजस्थान के लिए रूल बनेगा कि 90% लोग जो हैं, जो सिलेक्ट होंगे वो कहाँ के होने चाहिए, और 10% लोग जो हैं वो किसी भी राज्य के हो सकते हैं। तो 90% के लिए हमने क्या लगा दी, यहां निवास की शर्त लगा दी कि 90% लोग उन्हीं का चयन होगा जो निवासी होंगे, और कहां के निवासी होंगे, राजस्थान के निवासी होंगे, यह शर्त लगा दी। तो ऐसी शर्त लगाई जा सकती है जब किसी राज्य के लोगों का उस राज्य की सरकारी नौकरियों में प्रॉपर प्रतिनिधित्व नहीं होता, तो उस दौरान उस राज्य के लिए शर्त बनती है कि वो निवास की शर्त लगा सकता है। लेकिन ध्यान देना, निवास की प्राथमिकता ये राज्य में भी लागू हो सकती है, यूटी में भी लागू हो सकती है, और लेकिन इसके लिए कानून जो बनाएगा वो कानून संसद बनाएगी, कानून संसद बनाएगी। जैसे मणिपुर, मिजोरम, इन राज्यों में क्या होता है, इन राज्यों में ये छोटे राज्य हैं, इधर अपने इस साइड के लोग, मतलब मुख्य भारत के लोग जो हैं वो अब इधर जाते हैं या अपने नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में जाते हैं, और नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में जाके सारी नौकरियां खा जाते हैं। तो उन लोगों के साथ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ गलत हो रहा है ना, कि नहीं भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, वो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के लिए नौकरियां बचनी चाहिए। तो उनके लिए शर्त बनाई जा सकती है, पहले बनाई भी गई थी। मणिपुर और मिजोरम जैसे राज्यों के लिए निवास की शर्त को लागू किया गया था कि उनकी नौकरियों में, उन राज्यों की नौकरियों में उन राज्य के लोग ही भाग ले सकते हैं, उसके अलावा भाग नहीं ले सकते। तो ऐसी शर्तें पहले बन चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं, निवास की शर्त हो गई। हाँ जी, देखिए जरा क्या है निवास की शर्त में और क्या खास बातें हैं। अगला 16(4), अगला आर्टिकल कौन सा है? 16(4), ये बात करता है नौकरियों में आरक्षण की। 16(4) क्या कहता है कि रिजर्वेशन इन द एम्प्लॉयमेंट की, रिजर्वेशन जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसको लेकर क्या कहानी है, उसको लेकर बात करता है। देखिए हाँ जी, किसकी बात करेंगे? 16(4). 16(4) क्या है? नौकरियों में आरक्षण है। नौकरियों में आरक्षण की चर्चा की गई है कि नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। तो नौकरियों में आरक्षण जो है वो कौन से आर्टिकल में है कि इसमें देखिए, इसमें पहले क्या कहा गया था, 16 नंबर आर्टिकल में क्या कहा गया था कि 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन अब जब नौकरी का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें लिखा होता है ना कि इतने पद तो हैं वो जनरल के हैं, इतने पद ओबीसी के हैं, इतने एससी के, इतने एसटी के। तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ अपवाद दिया हुआ है। अगर ये अपवाद नहीं होता तो फिर यहाँ आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो नौकरियों में जो आरक्षण दिया गया है वो आरक्षण कहाँ है? अनुच्छेद नंबर 16 में है। और यहाँ अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग आरक्षण है। जैसे ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है। आपको याद होगा मंडल आयोग की सिफारिश पर, मंडल आयोग की सिफारिश पर 1990 में वीपी सिंह सरकार ने इसे लागू किया था। वीपी सिंह सरकार ने 1990 में 27% आरक्षण को लागू किया था। 27% आरक्षण जो कि इंदिरा साहनी केस 1992 में जिसे संविधान में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक ठहराया था, बिल्कुल जायज ठहराया था। तो ओबीसी के लिए है। एससी के लिए अगर बात करें तो ये 15% आरक्षण है, जबकि एसटी के लिए बात करें तो ये 7.5% आरक्षण है। बाकी जो बच गया, वो शेष जो बच गया वो है जनरल के लिए है, वो सामान्य वर्गों के लिए है। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी यूआर जिसे कहा जाता है, यूआर के लिए जो बच गया, कितना परसेंट बच गया? 27, 15, 42, 7, 49.5, 50.5, ये बच गया। तो ये आरक्षण है मतलब। और फिर ओबीसी में भी क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट है। रामनंदन समिति की सिफारिश पर क्रीमी लेयर मतलब वे लोग जो 8 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं उनको हम क्रीमी लेयर मानते हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। तो ये क्रीमी लेयर का सिद्धांत है जो वर्तमान में ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में दोनों में ही लागू है। एससी एसटी में क्रीमी लेयर का सिद्धांत अभी तक लागू नहीं हुआ है। कहने का मतलब क्या है, एक उदाहरण से समझा देता हूं। कोई एक व्यक्ति है एससी का और जो जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है, जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है,
उस व्यक्ति के बच्चों को अभी भी एससी का लाभ मिलेगा, एसटी का लाभ मिलेगा, क्योंकि उसकी आय कितनी भी हो उसे क्रीमी लेयर में नहीं डाला गया है। क्रीमी लेयर का सिद्धांत मतलब समाज का, ओबीसी समाज का वह हिस्सा जो 8 लाख से ज्यादा कमाता है प्रति वर्ष, उस ओबीसी समाज के उस हिस्से को क्रीमी लेयर कहते हैं, क्रीमी लेयर, और उनको आरक्षण नहीं मिलता। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस में भी 8 लाख की शर्त रखी गई है कि जिन परिवारों की आय 8 लाख रुपए है सामान्य वर्गों में, उससे उससे ऊपर के लोग जो हैं, 8 लाख से ऊपर के लोग जो हैं, उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है। ओबीसी में इसे रामनंदन समिति की सिफारिश पर ऐड किया गया था। किसकी सिफारिश पर? रामनंदन समिति की सिफारिश पर ऐड किया गया था। सिफारिश पर क्रीमी लेयर। और क्रीमी लेयर कितने लाख की होती है? 8 लाख की। और ये रामनंदन समिति 1993 की, तो ध्यान रखना थोड़ी सी कि रामनंदन समिति के बारे में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। आरक्षण वाला हो गया मामला। 15.5 पे 16.5 पे आते हैं। 16.5 क्या कहता है कि किसी धार्मिक संस्था में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। अभी एक एग्जांपल लेंगे, इसका एग्जांपल से समझेंगे। देखो जरा, पहले लाइन लिखते हैं क्या कि धार्मिक संस्था में धर्म के आधार पर आरक्षण, किसी धार्मिक संस्था में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात की गई है। देखिए जरा, धर्म के आधार पर आरक्षण क्या होता है, एक उदाहरण से समझे। आपको पता होगा देवस्थान विभाग है जो मंदिरों को कंट्रोल करता है। मंदिर जिस विभाग के अंतर्गत आते हैं वो कौन सा विभाग है? देवस्थान विभाग है। मान लीजिए कोई मंदिर सरकार के अधीन है और वहां पुजारी की पोस्ट खाली है, तो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया कि हम पुजारी की पोस्ट के लिए आमंत्रण, आपसे जो फॉर्म है वो भरवाने जा रहे हैं। उसमें शर्त रख दी कि अब पुजारी है तो संस्कृत आना जरूरी है, क्योंकि संस्कृत नहीं आई तो फिर पुजारी का रूप कैसे धारण किया जाएगा, वो संस्कृत बोली कैसे जाएगी फिर, तो संस्कृत का आना जरूरी है। ठीक है साहब। लेकिन एक सिख समुदाय का व्यक्ति है जिसने क्या कर रखा है, जिसे पीएचडी कर रखी है, और ये पीएचडी किस में कर रखी है? संस्कृत में कर रखी है। और एक फोरम लगा है, हिंदू धर्म का ही एक व्यक्ति है और जिसने पीएचडी जो कर रखी है वो किस में कर रखी है? संस्कृत में कर रखी है। या ज्योतिष की कोई एक विशेष डिग्री जिसने ले रखी है संस्कृत में, ज्योतिष का कोई विशेष ज्योतिष शास्त्र का कोर्स उन्होंने कर रखा है। तो अब सरकार किसे प्राथमिकता देगी? तो सरकार हिंदू धर्म वाले को, उस मंदिर में किसे प्राथमिकता दी जाएगी? हिंदू धर्म वाले को, क्योंकि मंदिर हिंदू धर्म का पार्ट होता है। तो इस वजह से यहाँ किसको प्राथमिकता मिलेगी? हिंदू धर्म में। अगर गुरुद्वारे होंगे तो वहां किसे प्राथमिकता मिलेगी? सिख समुदाय के पाठी जो होंगे उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। तो ये कहा गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 16(6) अनुच्छेद नंबर 16(6) किसकी बात करता है? 16(6) ईडब्ल्यूएस की। आर्थिक वर्गों को आरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को आरक्षण। नौकरियों की बात करता है। यहां जो आरक्षण दिया गया है ये आरक्षण नौकरियों की बात कर रहा है, नौकरियों में आरक्षण देने की बात हो रही है। ईडब्ल्यूएस क्या कहेंगे? ईडब्ल्यूएस। और ये नौकरियों में आरक्षण जोड़ा गया था कौन से संविधान संशोधन से? 103वां संशोधन। 103वां संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा, 2019 द्वारा जोड़ा गया। ये ध्यान देंगे। और क्या खास बात है, एक चीज और बताऊं आपको मैं कि यहां ध्यान देना, ईडब्ल्यूएस को जोड़ा जो गया था ये सिंगो आयोग की सिफारिश पर। सिंगो आयोग की सिफारिश पर ऐड किया गया था। ये ध्यान रखना, ईडब्ल्यूएस, ये थोड़ा सा ये यहां याद रखने वाली बात है। सिंगो आयोग जो 2005 में बना था,
कब बना था, गठन जो हुआ था वो कब हुआ था, वो 2005 में इसका गठन हुआ था। और इसने रिपोर्ट जो दी थी वो रिपोर्ट अपने दी थी 2010 में, 2010 में। 2005 और 2010 ये इसने रिपोर्ट दी थी, ये थोड़ा सा याद रख लेना। अच्छा, एक और चीज यहाँ पीछे अपने रह गई है कि हाँ जी ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही है, ओके। हाँ, अनुच्छेद नंबर 17, आगे अपने कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 17 की चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद नंबर 17 में क्या है। हाँ, ये अपने एक वो रिवीजन रह गया आपका कि 16 नंबर का रिवीजन नहीं हुआ। एक बार देखिए 16 नंबर का रिवीजन करेंगे। क्या है, थोड़े से पेचीदा मामले हैं तो एक बार मैं आपको यहाँ याद करवा देता हूँ। देखो जरा, क्या आप कहा हमने हमने कहा 16 नंबर में कहा कि लोक नियोजन में कोई भेदभाव हम नहीं करेंगे, सभी को अवसर बराबर मिलेंगे। कोई सफल होता है ये नहीं होता है, उसकी मेहनत है, उसकी किस्मत है, उसका जो भी योगदान जिस भी चीज का रहता है वो उनका योगदान है। माता पिता के आशीर्वाद की कमी हो क्या पता, तब ना सिलेक्शन हो पा रहा हो, तो ऐसा कुछ भी हो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हम क्या देंगे, अवसर की समानता यहाँ उपलब्ध करवाएंगे सभी को। फिर 16(1) में कहा गया कि यहाँ सभी समान हैं, यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और ये आधार क्लियर कर दिया कि 7 आधारों पर तो भैया बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करेंगे हम। लेकिन बाद में सरकार को लगा नहीं, थोड़े बहुत तो अपवाद बनाओ, बिना अपवाद के तो इस दुनिया में कोई चीज ही नहीं है, अनुच्छेद 17 को छोड़कर। बाकी सबके अपवाद हैं, लेकिन अनुच्छेद 17 को छोड़ दो तो जीवन में खूब सारे अपवाद हैं। 3 नंबर पे लिखा उन्होंने, क्या लिखा कि 16(3) में कि यहाँ निवास की शर्त लगाई जा सकती है, निवास की शर्त लग सकती है। 4 में कहा उन्होंने कि आरक्षण की बात की गई कि जो सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनको आरक्षण है। यदि किसी राज्य को, यदि केंद्र सरकार को लगता है कि कोई ऐसा वर्ग है जो जिसको अभी जरूरत है आरक्षण की, तो सरकार उसे आरक्षण दे सकती है। 5 में क्या कहा गया है, 16(5) में क्या कहा गया है, 16(5) में कहा गया है कि धर्म के आधार पर आरक्षण, धार्मिक संस्थाओं में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। और 16(6) में ईडब्ल्यूएस की चर्चा की गई है, याद करेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद नंबर 17 पर। 17 क्या कहता है, अनुच्छेद 17 देखो जरा, अस्पृश्यता का अंत, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। अनटचेबिलिटी, क्या कहेंगे अस्पृश्यता को, क्या कहेंगे, अनटचेबिलिटी। या यहाँ क्या क्या बनेगी इसके बाद, देखो एक तो परिभाषा नहीं, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, इससे मैं प्रश्न के फॉर्मेट में लिख देता हूं। संविधान में इसकी कोई परिभाषा नहीं है कि छुआछूत होगा क्या, परिभाषा नहीं है। इसे परिभाषित किया है मद्रास हाईकोर्ट ने। मद्रास हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, उसमें परिभाषित जो किया है वो मद्रास हाईकोर्ट ने इसे जरूर परिभाषित किया है, लेकिन संविधान में इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट द्वारा जरूर इसे परिभाषित किया गया है। और मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि जाति के आधार पर किसी व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार होना वो तो है ही अस्पृश्यता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि सामाजिक ग्राउंड जो है, जो सामाजिक में समाज में जाति जो है, जाति आधार पर किसी का बहिष्कार कर दो, ये तो प्योर बिल्कुल एकदम बिल्कुल 100% कहे ना अपन कि 24 कैरेट गोल्ड की तरह अस्पृश्यता कर दी है तो आप लोगों ने, वो तो हो ही नहीं सकती। लेकिन उसके अलावा ऐसी कोई भी परंपरा, ऐसी कोई भी प्रथा जो किसी व्यक्ति में पवित्रता और प्रदूषण, मतलब शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव होता है, तो वो भी क्या माना जाएगा, वो भी अस्पृश्यता माना जाएगा, वो भी अनटचेबिलिटी मानी जाएगी। ये किसने कहा है, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है। क्या कहा है कि जाति हो या फिर ऐसी कोई प्रथा हो जिस प्रथा में पवित्रता और अशुद्धता, पवित्रता या प्रदूषण की अवधारणा छिपी हो, अगर इनके कारण किसी व्यक्ति को समाज से बाहर किया जाता है, सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने से मना किया जाता है, समाज में उसे हीन भाव से देखा जाता है, तो फिर वो क्या माना जाएगा, वो अनटचेबिलिटी मानी जाएगी। एक आर्टिकल, एकमात्र आर्टिकल है जिसका कोई अपवाद नहीं है। ये एक निरपेक्ष अधिकार है, एब्सोल्यूट राइट है। एब्सोल्यूट राइट के बोले तो कि इसका कोई अपवाद नहीं है, इस अनुच्छेद का कोई अपवाद नहीं है।
जो आर्टिकल है अनटचेबिलिटी वाला, ये महात्मा गांधी का अनुच्छेद कहलाता है। इसे क्या कहा जाता है कि अरे भैया ये तो महात्मा गांधी का अनुच्छेद है, छुआछूत के खिलाफ उन्होंने काम किया था, महात्मा गांधी का अनुच्छेद है, ये कहा जाता है। और इसके लिए कानून जो बनाएगा, वो कानून कौन बनाएगा? इसके लिए कानून संसद बना सकती है। कानून कौन बनाएगा? इसके लिए संसद द्वारा कानून बनाया जा सकता है, और संसद ने कानून बनाया भी है। क्या है? संसद ने कानून बनाया था। वो कानून क्या कहलाता है? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन एक्ट, निवारण अधिनियम 1955। 1955 में बनाया था ये कानून, याद रखेंगे। और इसका नाम कब बदला गया? नाम इसका बदला गया 1976 में। और क्या नाम किया गया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम इसे कहा गया, अधिनियम कहा गया। सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट इसे कहा गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कहा गया। क्लियर है? अस्पृश्यता का अंत है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं और कौन कौन सा है। अस्पृश्यता के बारे में और कुछ है क्या जानने लायक? बस इतनी बातें हैं। अच्छा, एक और लिखना चाहो तो एक और एक्ट है, वो भी लिख सकते हो, यहीं नोट लगा के लिख सकते हो। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989। अत्याचार को कहते हैं एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है। SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट 1989 है, जो अस्पृश्यता को अपराध घोषित करता है, और जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, SC/ST के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई ऐसी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल अगर किसी ने किया तो उसके खिलाफ केस होगा, और उस केस में गैर जमानती है, कोई जमानत का कोई प्रावधान नहीं है, और SP लेवल का अधिकारी उसमें जांच करेगा। मतलब पुलिस अधीक्षक के तौर पर ही जांच हो सकती है, उससे छोटा अधिकारी इसमें जांच नहीं करेगा। बड़े बड़े प्रावधान रखे गए हैं। वो अधिनियम भी सपोर्ट करता है किसको? अनुच्छेद नंबर 17 को। इन रोकने के लिए, अनुच्छेद 17 को लागू करने के लिए अस्पृश्यता अधिनियम तो है ही, इसके साथ साथ एक और अधिनियम काम करता है, वो है SC/ST एक्ट। और ये फेमस है। ये फेमस किस नाम से है? ये एट्रोसिटीज एक्ट के नाम से ज्यादा फेमस है। लेकिन ध्यान रखना इस बात का भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अक्सर न्यूज़पेपर में ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, अक्सर न्यूज़ चैनल पे ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि जो चीज़ हमने सुरक्षा के लिए बनाई थी, लोग उसका लाभ उठाने में इस्तेमाल करने लग गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो अधिनियम हो, चाहे वो आप कोई भी मान लीजिए, चाहे वो कोई प्रावधान हो, चाहे अपने घर पे ही कोई बात हो, तो जो चीज़ कभी कभी हम सुरक्षा के लिए बनाते हैं, लोग उसका गलत इस्तेमाल करके उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक एक्ट है। कौन सा? एट्रोसिटीज एक्ट, जिसमें काफ़ी सारे झूठे मुकदमे भी देखने को मिलते हैं। क्लियर है? ऐसा रिपोर्ट्स कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे कोई शब्दावली नहीं है। रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग्स ऐसा कहती हैं कि इस मामलों का दुरुपयोग होता है इस केस का ना, तो ये ऐसा है। लेकिन इसे सुरक्षा उपकरण ही रहने दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है अपने लिए, अपने समाज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 18 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, एंड ऑफ टाइटल्स, कुछ भी लिख सकते हैं। उपाधियों का अंत है। पहले तो उपाधियों का उदाहरण देखो कौन कौन से हैं। उदाहरण है कि महाराजा है, सुल्तान है, ठाकुर है, बादशाह है। एक पहले चला करती थी वो राय बहादुर, बड़ी फेमस उपाधि है, राय बहादुर, राय साहब, नाइटहुड। नाइटहुड जो अंग्रेज दिया करते थे। गांधी जी को मिली थी केसर हिंद की उपाधि।
तो ये उपाधियां आज अपने यूज नहीं हो सकती। ये अपना संविधान रोक लगाता है। कौन सा आर्टिकल रोक लगाता है? अनुच्छेद नंबर 18 इस पर रोक लगाता है कि ऐसी उपाधियों का इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये समानता लाने के लिए, क्योंकि अनुच्छेद ही समानता का है। अगर कोई ऐसी उपाधियां लाएगा तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? वो विशेष अपने आप को कहीं ना कहीं ऊपर दिखा रहा है। तो इसके लिए तो ये नाइटहुड वाला हो गया। ये उपाधियों का इस्तेमाल अब नहीं होगा, ये उपाधियां अब यूज नहीं की जाएगी, ये कहा गया है। तो इसमें अनुच्छेद 18(1) ये अनुच्छेद 18(1) जो है ये क्या कहता है? शिक्षा व सेना, इनमें उपाधियां संभव हैं। शिक्षा व सेना में उपाधियां संभव है। इसके अलावा किसी भी आर्टिकल में उपाधियां संभव नहीं है। शिक्षा में कौन कौन सी उपाधियां? जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, ये बन जाएंगे। सेना में ब्रिगेडियर, कर्नल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, ये जो उपाधियां हैं इन उपाधियों का इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा कोई भी क्षेत्र में उपाधियां इस्तेमाल नहीं हो सकती, ये कहा गया है। मतलब अनुच्छेद 18 का अपवाद अनुच्छेद 18(1) है। अपवाद ही तो हुआ कि सेना और शिक्षा का छोड़ दो भैया। हाँ हाँ 18 में का, अरे अरे नहीं नहीं, टाइटल किसी में ही नहीं है। हमने अगले, अरे भाई दो तो नहीं यार, सेना और शिक्षा। क्यों? क्योंकि ये अच्छे हैं। ये भेदभाव की बजाय एक व्यक्ति को मोटिवेट करती हैं कि वो और प्रयास करे और वो भी इन उपाधियों को प्राप्त करे। एक सिंपल सा उदाहरण समझते हैं। आप एक सोचिए जरा कि एक आपके नाम के, जब आप सुनते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम सुनते हैं डॉक्टर फला फला, जब आप सुनते हैं और तब आपके मन में इच्छा पैदा होती होगी मेरे नाम के आगे भी यार डॉक्टर लगे। इच्छा पैदा होती है, इंसान को मोटिवेट करती है। जब आप ब्रिगेडियर से मिलते हैं, कर्नल से मिलते हैं, तो वहां आप उसे हीन भावना से नहीं देखते कि ये तो भैया ऊंचा इंसान है, हम छोटे हैं, ऐसा नहीं देखते। आप क्या कोशिश करते हो कि नहीं यार हमें भी ऐसा ही बनना है। तो ये उपाधियां व्यक्ति को मोटिवेट करती हैं, समाज में सकारात्मकता का, समाज में अपने ऊंचाइयों को छूने का क्या करती हैं? ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसलिए इनकी अनुमति दी गई है। आगे बढ़े और देखें। हो गया वाला शिक्षा व सेना। 18(2) क्या कहा गया है? कोई भी भारतीय विदेश से उपाधि नहीं, कोई भी भारतीय व्यक्ति विदेश से उपाधि नहीं लेगा। उपाधि ले ही नहीं सकता भैया। फिर कहा गया है कोई विदेशी जो भारतीय सेवा में है। 18(3) कहता है विदेशी जो भारतीय सेवा में है, वो जब भी कोई सम्मान उपाधि स्वीकार करेगा तो राष्ट्रपति से पूछकर, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। और फिर कहा है कि अगर कोई भारतीय को, 18(4) कहता है अगर किसी भारतीय व्यक्ति को कोई भेंट मिलती है विदेश से, भेंट या उपहार मिलती है, तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद स्वीकार कर सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात स्वीकार कर सकता है। तो ये बन गया कि अगर कोई 4 बातें लिखी है। पहली बात क्या कहता है? 18 क्या कहता है? 18 कहता है कि भैया ये राय साहब, ये राय बहादुर, ये सब उपाधियां नहीं लगाओ रे, कोई नहीं लगाएगा ये उपाधियां। हमने कहा ठीक है सब नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन संविधान ने फिर हमें कहा अरे 2 सेक्टर तो ऐसे हैं जो मजा आ जाता है उपाधि लगा के, शिक्षा और सेना, कोई दिक्कत नहीं है, यूज करो। आगे कहा गया 18(2) में कहा गया कि भारतीय व्यक्ति जो है वो इंडिया में उपाधियां नहीं, ऐसा भी नहीं हो कि भारत का कोई व्यक्ति विदेश में कोई उपाधि लेके बैठा हो, वहां भी नहीं लेगा, उसको भी मना है। तीसरा जो कहा गया कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति इंडिया में काम कर रहा हो तो, और उसको फ्रांस का कोई व्यक्ति है वो इंडिया में काम कर रहा है और फ्रांस की सरकार उसको सम्मान दे रही है, कोई उपाधि दे रही है, तो वो नहीं लेगा। तो कहा नहीं, पहले राष्ट्रपति से पूछेगा, उसके बाद अब वो अपने देश में जो भी उपाधि स्वीकार करना चाहिए वो करे, हमें कोई दिक्कत नहीं।
फिर कहा गया चलो उपाधि छोड़ो, अगर किसी विदेशी व्यक्ति को, किसी भारतीय व्यक्ति को विदेश से कोई सम्मान मिल गया, कोई उपहार मिल गया, कोई भेंट मिल गई, तो वो क्या करे? तो वो स्वीकार तो करेगा, लेकिन पहले किससे पूछेगा? राष्ट्रपति से। क्लियर है? जैसे शाहरुख खान को मान लीजिए कोई विदेश का सब, कोई शाहरुख खान को विदेश की गवर्नमेंट ने, फ्रांस की गवर्नमेंट ने कोई सम्मान दिया, तो पहले राष्ट्रपति परमिशन देंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। क्लियर है? तो ये यहां कहा जाता है। अब ध्यान देना आगे, नोट यहां लगा रहा हूं मैं, यही बता रहा हूं आपको। नोट क्या है? नोट में देखो जरा एक बार, कि कहा गया है नागरिक पुरस्कार जो है, एक बार विवाद उठा था 1992 में, 1992 के आसपास एक विवाद उठा था कि लोग नागरिक पुरस्कार प्राप्त करते हैं। नागरिक पुरस्कार कौन सा? भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्मश्री है। लोग ये पुरस्कार तो प्राप्त करते हैं और इन्हें भी उपाधियों की तरह इस्तेमाल करते हैं, इन्हें भी उपाधियों की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये बात कही थी, ये एक एप्लीकेशन लगाई गई थी कि आप कह रहे हो उपाधियां नहीं, लोग ये पुरस्कार प्राप्त करने के बाद अपने नाम के आगे लगाना शुरू कर देते हैं। तो इसको लेकर एक केस था, वो केस था बालाजी राघवन केस। बालाजी राघवन जो वाद है उसमें कहा गया था कि इन पुरस्कारों का उपयोग भी आप अपने नाम के पहले या बाद में नहीं कर सकते। क्या कहा गया था? बालाजी राघवन केस में कहा गया था कि उपाधियों के साथ साथ आप इन पुरस्कारों का नाम जो है वो अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। जैसे भारत रत्न अपने ले लो, किसी का भी नाम ले लो, खूब सारे मिले। मदन मोहन मालवीय जी को मिला है, अभी अपने बात करें तो, और लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिला है, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी के नाम के आगे भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी ऐसा नहीं लिखा जा सकता। लोग, जनता उसे कुछ भी कहे, जनता प्यार से चाहे कितना ही, अखबार वाले जब अखबार छापेंगे लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में तो लिखे चाहे भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी, ये चल सकता है। लेकिन आप अपने नाम के आगे खुद अपने घर के बाहर नेम प्लेट पे ऐसा नहीं लिखवाओगे कि भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी, तो ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो ये कहा गया था कि इनका उपयोग नाम से पहले अथवा बाद में नहीं, अथवा बाद में नहीं, ये कहा गया था। ये याद करेंगे तो ध्यान देंगे। लेकिन ये केस कौन सा था? ये बालाजी राघवन केस था। कब का केस था? 1996 का। इस केस में ये बात कही गई थी। तो ये था अनुच्छेद 18। आज अपन ने अनुच्छेद नंबर 14 से शुरू किया था, अनुच्छेद नंबर 18 तक अपन पहुंच गए हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं कौन कौन से आर्टिकल पढ़ लिए अपन ने। देखो जरा फटाफट से एक चार्ट बनाएंगे ना। हमने एक तो पढ़ा अनुच्छेद नंबर 14, फिर पढ़ा अनुच्छेद नंबर 15, फिर पढ़ा अनुच्छेद नंबर 16, अनुच्छेद नंबर 17 और अनुच्छेद नंबर 18। ये 5 आर्टिकल अपन ने पढ़े। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? ये विधि के समक्ष समता की बात करता है कि भैया कानून के लिए सभी समान हैं, और ये विधि के समान संरक्षण की चर्चा करता है कि कानून सभी के लिए समान है, लेकिन तब तक ही समान है जब तक परिस्थितियां समान हैं। अगर परिस्थितियां बदल गई तो फिर कानून भी अपना रूप बदल लेगा, ये ध्यान रखना। हालांकि एक डिसीजन में कोर्ट ने कहा भी है कि इन दोनों पंक्तियों को दिखने में अलग हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में दोनों ही एक हैं। इन दोनों का अर्थ एक ही है, इन दोनों को मिलाकर ही हमेशा पढ़ा जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना क्या है? अधूरी हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन में कहा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान देना। समक्ष समता व समानता, प्राकृतिक न्याय इसमें शामिल है, तार्किक वर्गीकरण इसमें शामिल है। इसके अपवाद हैं राज्यपाल व राष्ट्रपति, अनुच्छेद 361 में, 361A में प्रेस की स्वतंत्रता इसका एक अपवाद है। फिर अनुच्छेद नंबर 105 सांसद के विशेष अधिकार, अनुच्छेद 194 विधायकों के विशेष अधिकार, और अपने अनुच्छेद नंबर 31C जो डीपीएसपी के ऊपर, डीपीएसपी को फंडामेंटल पर वरीयता देता है। और फिर अपने कहें तो विदेशी व्यक्ति जैसे कि विदेशों के राजदूत हो गए, उच्चायुक्त हो गए, यूएन के सदस्य जो हो गए, वो सब क्या हैं? वो इसके अपवाद है। 15 में क्या क्या पॉइंट पढ़े? 15 के 6 पॉइंट पढ़े हमने। 15(1) में तो कहा गया कि 5 आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। 15(2) में वो कहा गया दुकानों, होटल, मनोरंजन स्थलों पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, सड़क, स्नान घाट, तालाब इन सब के उपयोग से नहीं रोका जाएगा। 3 में कहा गया महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। 4 में कहा गया कि अपने जो पिछड़े वर्ग हैं, SC ST जो हैं, इनके लिए आप विशेष प्रावधान करना चाहो तो कर सकते हो।
फिर 5 में कहा गया, अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया कि शिक्षण संस्थाओं में इन सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को, सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को, SC ST को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देना चाहते हो तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 6 में कहा गया कि 15(6) में कहा गया कि EWS की बात की गई है, 103वां संविधान संशोधन। 16(1) में कहा गया है, 16(1) में चर्चा की गई है कि सभी को समान अवसर मिलेंगे, 7 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं लगाया जाएगा, 5 तो वही हैं, निवास और उद्भव 2 नए आधार जोड़े गए। 3 नंबर पे कहा गया कि इसमें कि निवास की शर्त को लागू किया जा सकता है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। 4 पे कहा गया कि आरक्षण भी दिया जा सकता है। और बात करें तो 5 में कहा गया कि धार्मिक आरक्षण की बात की गई, धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है धार्मिक संस्थाओं में। और 6 में EWS को आरक्षण की बात की गई। EWS सिंघो आयोग की सिफारिश पर शामिल किया गया। सिंघो आयोग 2005 में बना, 2010 में उसने अपनी रिपोर्ट दी। 17 की बात करें तो यहाँ अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया है, अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है और इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, मद्रास हाईकोर्ट ने परिभाषित किया है और कहा है कि जाति के साथ साथ अन्य कोई ऐसी परंपरा जो पवित्रता और प्रदूषण के संबंधों पर आधारित होती है, उसके कारण अगर किसी व्यक्ति को समाज में नीचा दिखाया जाता है तो वो भी क्या काउंट होगा, वो भी अस्पृश्यता काउंट होती है। कोई भी अपवाद नहीं है, इसलिए कैसा आर्टिकल है, निरपेक्ष अधिकार है, ये पूरे तरीके से एब्सोल्यूट राइट है। फिर इसमें महात्मा गांधी का अनुच्छेद इसे कहा जाता है और साथ में कहा गया है इसके लिए 1955 में अधिनियम बनाया, नाम हमने चेंज कर दिया, 1976 में नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम कर दिया और फिर अपने कहें तो इसके लिए 1989 में SC ST एट्रोसिटीज एक्ट बनाया, ये अपने SC ST वाला एक्ट लागू हो गया। 18 में क्या कहा गया है, उपाधियां नहीं होंगी। 1 में कहा गया है शिक्षा व सेना में उपाधियां हो सकती हैं, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में कहा गया है कोई भी विदेश से उपाधियां नहीं लेगा, कोई भी व्यक्ति विदेश से उपाधियां नहीं लेगा। 3 में कहा गया है यदि कोई विदेशी व्यक्ति है तो पहले किससे पूछेगा, राष्ट्रपति से पूछेगा, तब जाकर ही कोई उपाधि स्वीकार करेगा। अगर किसी भारतीय को विदेश से कोई सम्मान मिलता है तो पहले किससे पूछेगा, राष्ट्रपति से पूछेगा, तब जाकर ही क्या हो पाएगा, वो उस सम्मान को प्राप्त कर पाएगा। क्लियर है, ये मैंने ब्रीफ कर दिया आपको, जो आर्टिकल की बातें हैं, जो मुख्य बातें हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना। हो गया वाला और कुछ रह गया क्या इसमें? अगर लिखना चाहो तो एक 16(4) भी है, 16(4) भी लिख सकते हो। 16(4) में क्या कहा गया है, 16(4) है जो प्रमोशन में आरक्षण की बात करता है, पदोन्नति में आरक्षण की बात करता है, प्रमोशन में आरक्षण की बात करता है। 77वां संशोधन 1995 द्वारा जोड़ा गया था। और एक 16(4)A है, ये 16(4)B है, 16(4)B है जो कि बैकलॉग की बात करता है। यदि अपने पिछले साल जो भर्तियां खाली रह गई थी, जो पद खाली रह गए थे, अगले साल वो पद जो हैं वो रखे जा सकते हैं। 16(4)B जो कि अपने 81वां संशोधन 2000 द्वारा जोड़ा गया था। ध्यान देना, बैकलॉग का मतलब बोले तो कि इस साल सरकार ने कोई वैकेंसी निकाली और उसमें ST के पद जो थे वो 100, ये मान लीजिए 100 पद थे, या फिर कि मान लेते हैं कि किसी वैकेंसी में ST के 100 पद थे, लेकिन इस साल उस वैकेंसी के 60 ही पद भर पाए, 40 पद क्या रह गए, 40 पद खाली रह गए। तो अगले साल की जो भर्ती होगी उसमें 40 पद जुड़ जाएंगे और ये 40 के 40 पद जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होंगे, ST के लिए होंगे। तो नई भर्ती जब आएगी तो नई भर्ती में इस 40 पदों को जोड़ दिया जाएगा और ये 40 के 40 पद जो होंगे सिर्फ और सिर्फ ST के लिए होंगे। क्लियर है, तो ये यहाँ ध्यान देने वाली बात है। 2 आर्टिकल हैं, पेपर थोड़ा डीप में बन रहा है, इसलिए अगर नोट हो सकता है तो बाद में नोट भी कर लीजिएगा ना। तो ये था अपना समानता का अधिकार, इक्वलिटी कैसे आ सकती है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, इन सब के बारे में अपन ने चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। आपने प्रॉपर इसके नोट्स बनाकर अब इसको रिवीजन करना आपकी जिम्मेदारी है। एक बार मैंने ब्रीफ आपको कर दिया है लास्ट में कि कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। क्लियर है, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।